चलो अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं एलिमेंट्स का। मतलब एलिमेंट्स का तो देख लिया हमने, अभी मिक्सचर का क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर फर्दर किन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। बेसिकली हम पूरा पढ़ रहे हैं अभी तक कि मैटर किन किन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। मैटर के बेसिकली दो क्लासेस है, एक प्योर सब्सटेंस का और दूसरा मिक्सचर का। प्योर दो तरीके के थे, अभी हमने देखा, जैसे कि हमने बताया प्योर में एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या बताया हमने, एलिमेंट जो है सिंगल आइटम से बनता है, जबकि कंपाउंड बनने के लिए एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा आइटम होने चाहिए। अब मिक्सचर की बात आती है, तो मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर इज बेसिकली, मिक्सचर मतलब नाम में दिख रहा है कि मिक्सचर है, ये दो कंपाउंड का होना चाहिए एटलीस्ट, इसमें दो अलग अलग केमिकल मिले हुए होने चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो, भाई मिक्सचर किसको बोलेंगे हम, देखो जैसे कि H2O प्लस NaCl, पानी में जैसे नमक मिला दिया तो इससे जो सॉल्टी वाटर बनेगा इसको हम कहेंगे मिक्सचर, क्योंकि इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन एक नहीं है, दो दो केमिकल कंपोजिशन है। क्या क्या है, एक तो वाटर है और दूसरा सॉल्ट है। तो दो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन, दो मिनिमम होने चाहिए, दो दो से ज्यादा होंगे तो इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, उस टाइम के मैटर को क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर बेसिकली दो टाइप का है फिर से, एक तो होमोजेनियस होगा, दूसरा होगा हेटेरोजीनियस। मिक्सचर क्या होगा ये पहले समझ लो आप। मिक्सचर बनने के लिए कम से कम दो अलग अलग तरीके के केमिकल कंपोजिशंस को आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे कि पानी में NaCl मिला दिया तो जो सॉल्टी वाटर बना उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, मिक्सचर। इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि देख लो, जैसे कि हमने क्या कर लिया, सी वाटर ले लिया। सी वाटर प्योर है क्या, नहीं, सी वाटर के अंदर वाटर है, NaCl है, और भी बहुत सारी इंप्यूरिटीज है। आप सॉइल ले लीजिए, सॉइल एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। आप फिर उसके बाद क्या बोल सकते हो, अभी स्टोन ले लीजिए, स्टोन के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल से बोलिए, दीज आर द ऑल आर मिक्सचर्स। लेकिन उनमें भी हम इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक कैटेगरी है आपका होमोजीनियस मिक्सचर का, जबकि सेकेंड कैटेगरी है आपका हेटेरोजीनियस का। हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस, अभी इसको समझते हैं डिटेल में क्या होता है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। देखिए सामने जरा यहाँ पे, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको उसका देखना पड़ेगा फेज। अगर कोई सिंगल फेज से बना है, किस फेज से बना है, सिंगल फेज से, सिंगल फेज हो पूरे केमिकल कंपोजिशन का, जिसको हम डिस्टिंग्विश ना कर सके, ऐसे मिक्सचर को हम कौन सा मिक्सचर कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिंगल फेज होने का मतलब यूनिफॉर्म। जो मिक्सचर यूनिफॉर्म होगा उसको कहेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। और जो नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब एटलीस्ट दो अलग अलग फेज दिखने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देख लो आप, एक मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने इनिशियली क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। क्या ऐड किया, वाटर। चलो इसमें वाटर ऐड कर दे, ये वाटर ऐड कर दिया, और उसके ऊपर मैंने फिर से क्या लगा दिया, ऑयल की एक लेयर बनवा दी इसके ऊपर, ऑयल। ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर मैंने बनवा दिया ऑयल की एक लेयर। आपको पता है वाटर और ऑयल मिक्सिबल होते हैं क्या, नहीं होते, इमिक्सिबल होते हैं। तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग फेज दिखेंगे, ये दिखेगा आपको किसका फेज, वाटर का, और ये दिखेगा किसका फेज, ऑयल का। तो दो अलग अलग फेज दिखे, नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म होने का मतलब थ्रू आउट सेम होना होता है। अगर ये थ्रू आउट सेम नहीं है तो ऐसे टाइप के मिक्सचर्स को हम कहेंगे दीज आर द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जबकि होमोजीनियस में देखना क्या होगा, कोई एक कंटेनर ले लीजिए और कंटेनर के अंदर समझो हमने, सबसे पहले यही एग्जांपल ले लेंगे फिर हम, है ना, सॉल्ट मिला दिया थोड़ा बहुत, और ऊपर से इसमें बहुत सारा पानी ऐड कर दिया, है ना। आपको पता है पानी और सॉल्ट क्या हो जाते हैं, मिक्स, और लास्ट में यूनिफॉर्म दिखेंगे। क्या दिखेंगे, यूनिफॉर्म, बिल्कुल ये यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, देखो इधर, यूनिफॉर्म। तो जो यूनिफॉर्म होता है उसको होमोजीनियस बोला जाता है, और जो यूनिफॉर्म नहीं होता उसको क्या बोला जाता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसके कुछ एग्जांपल समझते, देखो जरा, है ना। सबसे पहले होमोजीनियस के एक दो एग्जांपल्स बताता हूं मैं। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर,
होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्म हो, सिंगल फेज दिखना चाहिए उसका। सिंगल फेज दिखने वाले एग्जांपल फर्स्ट जैसे कि सी वाटर। सी वाटर कैसे दिखेगा आपको? सिंगल फेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दूसरा, आप वाटर में क्या मिला दो? शुगर मिला दो, शुगर। और ये जो स्वीट वाटर बनेगा शुगर की वजह से, इस वाटर को हम कौन सा मिक्सचर कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, क्योंकि इसका फेज सिंगल दिखेगा आपको। शुगर अलग और वाटर अलग तो नहीं दिखेगा ना। जैसे कि सी वाटर में भी बहुत सारी चीजें अलग नहीं दिखती, पूरा यूनिफॉर्म दिखता है। जो यूनिफॉर्म दिखता है उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। और होमोजीनियस मिक्सचर किसका क्लास है? एक मैटर का क्लास है। और हम मैटर का ही क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। मैटर को हमने बेसिकली दो बड़े कैटेगरी में डिवाइड किया था, कुछ प्योर और कुछ मिक्सचर्स। प्योर में एलिमेंट कंपाउंड्स है, जबकि मिक्सचर में कुछ होमोजीनियस है तो कुछ क्या है? हेटेरोजीनियस है। हेटेरोजीनियस का एग्जांपल देखो, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ऑयल प्लस वाटर। दो फेज दिखेंगे इसमें कम से कम, एक ऑयल का फेज दिखेगा, दूसरा वाटर का फेज दिखेगा। तो ये दो अलग अलग जो फेज दिखेंगे, इस वजह से ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। तो इस तरीके से हमने पूरे मैटर को क्लासिफाई किया। एक बार देख लो किस किस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया है। मैटर जो है एक बहुत बड़ी टर्म है। जनरली दो कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करते हैं। बोलो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? कौन सा होता है मैटर सबसे पहले? एक तो प्योर होता है, फिर सेकंड क्या कैटेगरी होती है? मिक्सचर की। प्योर फर्दर दो टाइप्स का है। प्योर में एक एलिमेंट हो सकता है, और सेकंड क्या हो सकता है? कंपाउंड हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर मिक्सचर में फिर से दो कैटेगरीज आएंगी आपकी, बताओ मिक्सचर कैसा हो सकता है? होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मैटर्स, two are of pure and two are of mixture. Element compounds are pure matters, while homogeneous and heterogeneous mixtures are मिक्सचर मैटर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो इसका एक हाथ क्वेश्चन करते जरा। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, उस क्वेश्चन का आंसर करना मुझे, ठीक है? यहाँ तक इसको अच्छे से नोट कर लो। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है? इसको फेस कर, देखो क्वेश्चन ऐसा है। मैं आपको कुछ केमिकल्स दूंगा या कुछ मैटर के टाइप्स दूंगा, आपको उसको कैटेगराइज करना है होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, एलिमेंट या फिर कंपाउंड में। मैटर के अलग अलग क्लासेस में उसको क्लासिफाई करना है। जैसे कि देख लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासिफाई द गिवन मैटर to their respective टाइप। ठीक, इसमें एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एक देख लीजिए आपका सी वाटर, जो अब भी बताया था मैंने, ठीक है? दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप इसका, सॉइल। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए प्योर ऑयल। फिर चौथा एग्जांपल देख लीजिए इसका, सैंड प्लस वाटर। पांचवा एग्जांपल देख लीजिए गोल्ड। सिक्स्थ एग्जांपल देख लीजिए H2O प्योर वाटर। सेवेंथ एग्जांपल देख लीजिए इसका KMnO4, एक केमिकल है, ठीक है? KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट है। फिर एट्थ एग्जांपल देख लीजिए इसका, है ना? जैसे कि मैंने कुछ सिलिकॉन लिख दी। और एक लास्ट एग्जांपल नाइन्थ नंबर का देख लीजिए, है ना? H2O प्लस Na। आपको इसको क्लासिफाई करना है। जरा बताइए, हम देखते हैं इसको क्लासिफाई करके, ठीक है? जैसे कि पहले बताना, सी वाटर क्या है? बिल्कुल ये मिक्सचर है, लेकिन किस तरीके का मिक्सचर है? होमोजीनियस है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। सॉइल क्या है बताइए? सॉइल भी मिक्सचर है, बहुत सारे कंपाउंड्स है इसमें। ये कौन सा मिक्सचर है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा सॉइल। ऑयल बताइए, ऑयल ये भी मिक्सचर होगा, लेकिन कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस। ऑयल में अदर इंप्यूरिटीज भी होती है, ऑयल प्योर नहीं होता 100%, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें। तो मिक्सचर तो है, लेकिन दिखने में कैसा दिखता है? यूनिफॉर्म। तो मिक्सचर को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। जब हम सैंड प्लस वाटर मिलाएंगे तो आप बताना, सैंड जो है वाटर में सोल्यूबल होती है क्या? नहीं। सैंड आपको ऐसे सेटल आउट दिखेगी नीचे, और ऊपर वाटर का लेयर दिखेगा। इसको होमो बोलेंगे कि हीट्रो बोलेंगे?
This is an example of heterogeneous mixtures. All four examples are of mixture. Out of them, first is homogeneous, second is heterogeneous, third is mixture of homogeneous type, and fourth one is also a mixture of heterogeneous type. देखिए फिफ्थ एग्जांपल गोल्ड. गोल्ड एक प्योर एलिमेंट है, तो इसको हम मैटर की उस कैटेगरी में रखेंगे जो कि प्योर में आता है. और प्योर में दो कैटेगरी, एक एलिमेंट है और दूसरा क्या है आपका कंपाउंड. क्योंकि गोल्ड एक सिंगल एलिमेंट है तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, एलिमेंट की कैटेगरी में रखेंगे. जबकि वाटर क्या है बताइए, कंपाउंड है. कंपाउंड और एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये प्योर टाइप का सब्सटेंस है और उसमें भी ये क्या है, कंपाउंड है. कंपाउंड कम से कम दो अलग अलग एलिमेंट से बनता है, जबकि एलिमेंट जो है सिंगल एलिमेंट से बनता है या सिंगल एटम से बनता है. सिर्फ गोल्ड के एटम से बनेगा. KMnO4. KMnO4 में देखिए पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है. तीन तरीके के क्या है आपके एटम्स प्रेजेंट है. तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, या ऐसे वाले हम सब्सटेंस को या मिक्सचर को क्या कहेंगे, ये प्योर है. प्योर तो है ही, लेकिन ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है, फिर ये कंपाउंड के कैटेगरी में आएगा मैटर के. फिर देख लीजिए सिलिकॉन. सिलिकॉन इज ऑल्सो एलिमेंट विच इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. प्योर में भी क्या है फिर, ये एलिमेंट है. ठीक है, एलिमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, आगे चल के आप सीख जाओगे. वाटर प्लस NaCl मिक्सचर है, और कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है. क्लियर है बॉयज. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक के जाते हैं. हमने अभी मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन कर लिया. इसके बाद जो पढ़ना है हमें, वो पढ़ने हैं कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, इनिशियल डेज में जब डिस्कवरी हो रही थी केमिस्ट्री की, मतलब लॉज वगैरह डेवलप हो रहे थे, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि कुछ केमिकल बिहेवियर होते हैं, फिक्स होते हैं. जैसे कि एंटोनी लेवाइजर नाम के केमिस्ट है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है. क्या बोला जाता है, फादर. ये फादर माने जाते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इनकी केमिस्ट्री के अंदर, तो इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है. इन्होंने बोला कि मास जो होता है आपके केमिकल कंपाउंड्स का, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. आपको एक रिएक्शन करो, A प्लस B मिला के इससे C प्लस D बना. तो इनका ये कहना है, समझो आपने इसका 1 ग्राम मिक्स कर दिया इसके 3 ग्राम के साथ, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो एग्जैक्टली उतने ही मास का बनेगा. जबकि ये टोटल मिला के कितना है बोलो, 4 ग्राम है. तो प्रोडक्ट भी कितने का बनना चाहिए, 4 ग्राम का ही बनना चाहिए. क्योंकि मास ना क्रिएट होता है तो 4 ग्राम से ज्यादा बनेगा नहीं, ना डिस्ट्रॉय होता है तो 4 से कम भी नहीं बनेगा. तो फाइनली पाया गया कि आप इसकी कैसे भी रिएक्शन करा दो, आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एटलीस्ट कितना होगा, 4 ग्राम, ना इससे ज्यादा ना इससे कम होगा. ये फर्स्ट लॉ कहता है. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्व होना मतलब चेंज नहीं होना, कंजर्व रहना, ना बढ़ना ना कम होना. किसने दिया था, एंटोनी लेवाइजर ने. तो देखो कभी भी हम केमिस्ट्री में डील कर रहे होंगे, यहाँ से आगे कोई हमने रिएक्शन लिख दी, किसी रिएक्टेंट से किसी प्रोडक्ट को बना दिया, और गलती से कहीं पे मास ज्यादा या कम आ रहा है, तो इनको याद कर लो. क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ना मास कम आ सकता है ना ज्यादा आ सकता है. अगर आ गया है तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है. तो इन लॉस का यूज क्या है कि आप थ्रू आउट आगे जहां केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसको याद कर लो. मास बनाया नहीं जा सकता लैब में, तो आपने कुछ मिला के कुछ बना दिया तो इसका मतलब मास क्रिएट नहीं किया आपने, बस वो रीअरेंज होगा. यहाँ पे A1 ग्राम B3 ग्राम था, तो बस रीअरेंज होके वो 2 ग्राम में डिवाइड हो गया. बस मास बनाया नहीं जा सकता. इसको याद रख के सारे रिएक्शंस करने हैं. तो ये लॉज है कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के. आप केमिकल को कंबाइन कर रहे हो तो कंबाइन करते समय इन रूल्स को याद रखे. याद रखोगे तो कॉम्बिनेशन सर से कर पाओगे आप. जैसे ये भी को मिलाया और गलती से आपका कुछ पता नहीं चला आपको क्या हो गया, और कुछ 50 ग्राम प्रोडक्ट बन गया. तो यहाँ मिस्टेक हुआ है कुछ ना कुछ, क्योंकि 4 ग्राम भी बनना चाहिए था. तो 4 ग्राम से एक्स्ट्रा जितना भी बना है उसके लिए कुछ ना कुछ अदर चीजें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम मास क्रिएट तो नहीं कर सकते. ये आपको बिल्कुल याद रखना है. इसका मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखना जरा. जैसे कि साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, मीथेन नाम का एक कंपाउंड होता है ना, मीथेन गैस होती है बिल्कुल, इसको जला रहे थे. तो इन्होंने जलाया इसको, जलाने के बाद इससे CO2 प्रोडक्ट मिला और साथ ही साथ H2O भी मिल गया, वाटर. तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि CO2 और H2O बन रहा है. तो CO2 और H2 जैसे ही बना, तो फिर उन्होंने मास काउंट किया इसका. जैसे कि मीथेन का जो मास होता है वो 16 ग्राम होता है. अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मासेस निकालना सीखना है हमें. CO2 का मास होता है 44 ग्राम और H2O का मास कितना होता है, 18 ग्राम.
तो मतलब ये टोटल मिलके कितना हो गया 44। पहले बैलेंस कर लो इसको, एक CH4 से जो है 2 H2O मिलते हैं और एक CO2 मिलता है, तो 2 H2O मिला के कितना हो जाएगा 18 + 18, तो टोटल 36 ग्राम वाटर बना था। तो 36 + 44 टोटल जो मास बना वो 80 ग्राम बना था, लेकिन यूज तो कितना किया बस हमने 16 ग्राम। तो गड़बड़ है कुछ। तो बाद में जब इसको प्रॉपर ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि मास कंजर्वेशन कहता है मास बन नहीं सकता, तो पाया गया कि मीथेन जलते समय एयर में से ऑक्सीजन यूज कर लेता है, और इसको पूरा कंप्लीट कंबाइन करने के लिए, कंप्लीट इसको बर्न करने के लिए 2 O2 की जरूरत पड़ती है, जबकि 2 O2 का मास जो होता है वो होता है 64 ग्राम। अगर इसको ऑब्जर्व किया गया तो यहां से पता चला कि यूज भी कितना हुआ है 80 ग्राम, और बना भी कितना है 80 ग्राम। अगर वो रूल नहीं होता तो मैं मान के चलते कि 16 ग्राम से 80 ग्राम बन गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो उस रूल का यूज करके हमने फर्दर जाके चेक किया कि कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, तो पता चला कि एयर में से ऑक्सीजन जो है वो यूज हो रहा है मीथेन को जलाने के लिए। आप देखना कभी भी कोई भी चीज जलता है या किसी को अगर बर्न करना है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे ही कट हो जाता है तो वैसे आपकी जो बर्निंग की प्रोसेस है वो रुक जाती है। जैसे ना घर में आपको डेमोज वगैरह दिखाते हैं यूट्यूब पे, सिलेंडर जल गया तो उसको कैसे रोकना है, तो गीला कपड़ा करके उसको ढक दो। ढकने से क्या होगा, ढकने से उसका ऑक्सीजन का सप्लाई टूट जाएगा, और ऑक्सीजन का सप्लाई टूटेगा तो वो फिर बर्न होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ना मास क्रिएट किया जा सकता है, ना मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास इज ए कंजर्व्ड थिंग। तो मास को आपको ना बनाना आता है, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्लियर है सभी को। मास एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट ओनली कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब ऐसे लिख भी लो एक सेंटेंस ना, मास को आप क्या कर सकते हो, कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लो। चलो नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम। टोटल 5 लॉज पढ़ने हैं हमें, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। पहले ने तो बताया मास ना बनेगा ना टूटेगा। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो ये सेकेंड लॉ है जो जोसेफ प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट इन्होंने दिया था। उनका कहना है लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। डिफिनाइट वर्ड से मीनिंग होता है फिक्स, डिफाइंड है ये, इससे ज्यादा ना इससे कम, ऐसा इसका मीनिंग होता है। क्या लॉ है पढ़ लो एक बार जरा। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स the same elements in the same proportion by the mass। कोई एक केमिकल है जैसे कि H2O है, तो इसका ये कहना है, इनका ये कहना है कि ये कंपाउंड जो है ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स। जैसे कि वाटर अगर आप कहीं पर भी लो तो उसमें 2 ही हाइड्रोजन होंगे, एक ही ऑक्सीजन होगा, और उनका मास का जो रेशियो है या प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे वाटर का मास कितना है हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, जबकि ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे 16 ग्राम है, तो इनका प्रोपोर्शन कितना निकल के आएगा 1:8। ये कभी चेंज नहीं होगा, आप चाहे कहीं से वाटर लेके आओ। आप रेन वाटर पकड़ लो, है ना, आप घर का टैप वाटर ले लो, आप ना सिंथेटिक वाटर ले लो, सिंथेटिक मतलब लैब में बनाया, और तीनों में चेक करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो है वो 1:8 1:8 1:8 ही आएगा। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगा एक पर्टिकुलर केमिकल में। आपने केमिकल चेंज किया तो फिर रेशियो बदल जाए, लेकिन एक केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके मास का प्रोपोर्शन कभी भी चेंज नहीं होता। चाहे वो केमिकल आपने रेन से लिया, टैप वाटर मतलब घर का लिया, या फिर लैब में बनाया वाटर। तो ऐसा नहीं कि आज वाटर का मूड नहीं है तो उसने 2 ग्राम के साथ 40 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया। कभी भी एलिमेंट्स के मास का जो रेशियो होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, वो क्या रहता है, डिफिनाइट रहता है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। जैसे कि इन्होंने एक लैब का एग्जाम्पल भी दिया था, हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते, जरा देखो। जैसे कि हमारे पास H2O2 है। H2O2 आप कहीं से भी बना लो, 2H का मास कितना होता है बताओ, 2 ग्राम, जबकि 2 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 ग्राम। तो बताओ इसका रेशियो क्या निकल के आएगा 1:16। अब 1:16 किसके लिए है, H2O2 के लिए, और 1:8 किसके लिए था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो वाटर के लिए था। तो वाटर का ऑलवेज फिक्स रहेगा,
और H2O2 का ऑलवेज ये फिक्स रहेगा, कहीं चेंज नहीं होना है। आप H2O2 चाहे बना लो, चाहे कहीं से ले लो, खरीद लो, उनमें हाइड्रोजन टू मास का जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट के मास का, वो क्या रहता है, डिफिनाइट रहता है, कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ये चीज आपको दिमाग में छाप लेनी है। तो बताओ पहला लॉ क्या था, एक बार देख लो। ये बताया था एंटोनी लेवाइजर ने, और उन्होंने कहा मास जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड रहने का मतलब क्या है, कंजर्व्ड रहने का मतलब क्या है, कंजर्व्ड रहने का मतलब है ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सेकेंड लॉ देख लो। सेकेंड सेकेंड बताया जोसेफ प्रॉस ने, और इन्होंने बनाया कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किस चीज का, मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे कि H और O का, H2O में कितना है 1:8, जबकि H2O2 में कितना है 1:16 है। ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ये दो लॉ समझ गए, ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक। चलो हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, विच इज ए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है, डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इस लॉ को अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी लॉ। इनका क्या कहना है एक बार देख लो। व्हेन टू एलिमेंट्स, कोई दो एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं हम ना एग्जाम्पल के लिए, दो एलिमेंट्स, मैं समझाता हूं साथ ही साथ में। फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हो, जैसे कि ये बनाते, ये बनाते H2O और दूसरा बनाते हैं H2O2। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, दोनों केमिकल कंपाउंड बनाते। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ अदर। जैसे कि किसका फिक्स है देखो जरा, इसमें इसमें हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है 2 ग्राम, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है 2 ग्राम। तो ये दूसरे वाले की बात कर रहा है, मासेस ऑफ वन एलिमेंट। कौन सा, मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ अदर। फिक्स मास ऑफ अदर मतलब हाइड्रोजन। तो मास ऑफ वन एलिमेंट मींस ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पे इसका कितना है 16 ग्राम, और यहाँ पे इसका कितना है 32 ग्राम। दो ऑक्सीजन का 32 होता है। आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। होल नंबर के रेशियो में होगा इसका मास। देखते हैं कैसा है। बताओ पहले वाले कंपाउंड में कितना है 16 ग्राम है, जबकि दूसरे वाले कंपाउंड में कितना है 32 ग्राम है। तो बताइए इसका स्मॉल होल नंबर रेशियो कितना आएगा 1:2। दिस इज ट्रू फॉर H2O एंड H2O2। तो इनका सिंपल सा क्या कहना है जरा बताइए एक बार, व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इनका ये कहना है कि अगर कहीं दो एलिमेंट दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, और उनमें अगर एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रहता है, तो दूसरे एलिमेंट का मास जो उसके साथ है, उसका जो मास है वो कैसा रहेगा बताइए, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में रहेगा। उसका रेशियो कैसा होगा, स्मॉल होल नंबर रहेगा ऑर्डर के मास का। ऐसे नहीं कि कुछ भी आ गया 5 के साथ, वो कितना है 32 है। स्मॉल होल नंबर रेशियो आना चाहिए स्मॉलेस्ट। यहां तक सबको क्लियर है। इसका और एक एग्जाम्पल हम करेंगे अभी। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, कहीं दो एलिमेंट ने दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, और दोनों में अगर एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है, तो दूसरे का जो मास होगा वो ऑलवेज कैसे रहेगा बताइए, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ये तय होने वाला है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ योर केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। इन्होंने भी बहुत सारा काम किया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन को याद रखो, इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। व्हाट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो मास है सेकेंड एलिमेंट का जो कांस्टेंट नहीं है, वो किसमें रहता है, बोलो किसमें रहता है, इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल होल नंबर रेशियो में रहेगा एक एलिमेंट का मास। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रख ले, कैसे रहता है, स्मॉल होल नंबर रेशियो के अंदर। दिस इज द कीवर्ड फॉर दिस लॉ, इसको बिल्कुल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। जो इसका फोर्थ लॉ है उसको अच्छे से डिस्कस, एक एग्जांपल करते हैं इसका आगे और देखिए। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को ले लेता हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम कार्बन ऑक्सीजन के दो कंपाउंड बनाएंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के। कार्बन ऑक्सीजन दो कंपाउंड बनाता है, कौन से देखना आप। एक तो कार्बन जो है CO बनाता है, और एक बनाता है CO2। जबकि CO क्या है, कार्बन मोनोक्साइड।
और CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों कंपाउंड कार्बन ऑक्सीजन से ही बने हैं। ठीक है, अब इनमें देखिए, बताइए किसका मास जो है वो कॉमन है। कार्बन का कितना है बोलो? 12 ग्राम। और इसमें भी कार्बन का कितना है बताइए जरा? 12 ग्राम। लेकिन इसमें ऑक्सीजन जो है सिंगल होने की वजह से उसका मास कितना होगा? 16 ग्राम। जबकि इसमें ऑक्सीजन 2 होने की वजह से उसका मास हो जाएगा 32 ग्राम। अब ये कांस्टेंट है और ये चेंज हो रहा है, तो क्या बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन? जिसका मास कांस्टेंट है उसके साथ जो चेंज हो रहा है उसके मास का जो प्रोपोर्शन है वो किसमें आना चाहिए? सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर आना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए 16 ग्राम और जो है वो क्या है बताइए आपका 32 ग्राम। इसका कैसा रेशियो बनेगा? सिंपल होल नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए कैसा बनेगा बताओ? 16 मतलब 1:2 हो जाएगा इसका रेशियो। ये किसका कहना है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसा और एक एग्जांपल देख लो जरा। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से दो कंपाउंड बना, एक NO दूसरा NO2। इनमें भी देख लीजिए नाइट्रोजन का कांस्टेंट है जबकि ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। इसमें भी नाइट्रोजन का देख लो कितना है यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे O2 होने की वजह से यह रह जाएगा 16, जबकि ये कितना है 32। तो दोनों का रेशियो फिर से देखो कितना है 1:2। आप चाहे कोई कंपाउंड बना लो उसमें एक एलिमेंट का कांस्टेंट रह रहा हो और दूसरे का चेंज हो रहा हो, तो जो दूसरा है उसका जो रेशियो है वो कैसा आएगा? सिंपल होल नंबर के अंदर आएगा। तो ये हो गया आपके टोटल 3 लॉस। लॉ ऑफ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कंजर्वेशन का। फिर हमने पढ़ा डेफिनाइट प्रोपोर्शन का। और अभी लास्ट जो करा हमने वो है मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसमें एक चीज याद रख लो, सिंपल रेशियो में आना चाहिए एक का कांस्टेंट होते हुए। ठीक है, दिस इज द फोर्थ लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। किसने दिया? ये एवोगैड्रो ने दिया होगा। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम से ही लिखा गया इसको कि एवोगैड्रो का लॉ है। क्या कह रहा है एक बार सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, गैस के एग्जांपल लेने बस आपको। जैसे कि मेरे पास 10 लीटर CO2 है और उसके साथ में मैंने समझो कुछ 10 लीटर H2 लेना है, तो इक्वल वॉल्यूम तो हो गए। इक्वल वॉल्यूम तो हो गए ना दोनों। ये भी गैस है और ये भी गैस है। क्या कह रहे हैं आगे? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ऑल मतलब कोई भी ले लो, चलो मैंने 2 ले लिया और एक ले लेता हूं उसके साथ। समझो मैंने 10 लीटर ले लिया H2O गैस। ठीक है, ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझो ये सारे एट STP ही है। एट कहाँ है बोलो? STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है। हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब इन तीनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या रहेंगे? सेम। इनका ये कहना है आप वॉल्यूम इक्वल ले लीजिए किसी भी गैस का सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, इक्वल वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? सेम। इसका कहना यह है जैसे कि CO2 के कुछ 40 मॉलिक्यूल से अगर 10 लीटर बन रहा है गैस, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हाइड्रोजन के भी कितने होंगे? 40। और H2O के भी कितने होंगे? 40। और हर एक का वॉल्यूम कितना होगा? 10 10 10 लीटर। इतना सिंपल सा लॉ है। वॉल्यूम इक्वल तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल। जिस भी गैस का वो वॉल्यूम है उसके मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दो जरा, देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम ना। जैसे अगर मेरे पास 22.4 लीटर CO2 है और उसी के साथ मेरे पास 22.4 लीटर अमोनिया है। दोनों गैस होने चाहिए लेकिन ये गैस के लिए यूजफुल है लॉ। लिक्विड और सॉलिड के केस में ऐसा होता नहीं है। तो इसमें जो नंबर्स होते हैं मैं बताता हूं आपको कितने नंबर्स होते हैं। इसमें लगभग पाया जाता है कि 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? कितने होंगे बताइए? अगर हम लॉ का यूज करेंगे ना एवोगैड्रो का, तो क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो चाहे फिर कितना भी हो और कंडीशन भी सेम है,
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सेम वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, बोलो बेटा सेम। जैसे कि फिर 22.4 लीटर अमोनिया में कितने होंगे, 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। दिस इज द लॉ ऑफ, इसको बोला जाता है गैसियस वॉल्यूम लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैसियस वॉल्यूम। गिब्स का भी होता है लॉ एक, मैं बताऊंगा वो क्या है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। तो इक्वल वॉल्यूम जो होता है कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम सेम तो मॉलिक्यूल के नंबर भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए जरा। इसके बाद लास्ट जो है आपका फिफ्थ लॉ होता है, इसमें एवोगैड्रो का लॉ है, उसमें एक बार देख लीजिए जरा। ठीक है, यहां पे बता देता हूं आपको। ठीक है, स्पेसिफिक है, मैं बता देता हूं, देखो इधर इसी में पढ़ लेंगे हम। जो एवोगैड्रो का लॉ है वो एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक एवोगैड्रो तो पढ़ लिया हमने, एक देख लो एवोगैड्रो का क्या कहना है, एक लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये एवोगैड्रो का। इसका ये कहना है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस contains 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ऑलवेज एक मोल के अंदर आपको ऑलवेज कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेटमेंट था। उसके बाद हमें पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़नी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेसिकली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, अब तक हमने जितने लॉस पढ़े हैं उसकी समरी है। तो डाल्टन ने उस टाइम पे बताया कि एटम किस तरीके का होगा, वो कैसे बिहेव करता होगा, उसके बारे में उसने ये सब लॉस पढ़ के उसके अकॉर्डिंग अपनी एक थ्योरी बनाई। तो हम एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे क्या क्या है इस थ्योरी में, जरा देखना अच्छे से। ठीक है, तो उसका ये कहना है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसका एक कहना है कि कोई एलिमेंट है तो ये जो बनता है ना, बहुत छोटे 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 पार्टिकल से बनता है, और इन पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। ये पहला इसका स्टेटमेंट है। सेकेंड पोस्टुलेट जो कह रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, तो उसका ये कहना, पोस्टुलेट मतलब उसने ऐसा माना कि ऐसा होता होगा एटम के अंदर, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। कोई एक एटम है किसी गिवन एलिमेंट का, समझो मेरे पास कोई गोल्ड है, तो गोल्ड के एटम की साइज अगर इतनी है एक की, तो दूसरी की भी उतनी होगी, तीसरी की भी उतनी होगी, और चौथी की भी उतनी होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा आप लोगों को, लेकिन ये इनकी साइज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। साइज के साथ साथ इनके प्रॉपर्टीज भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज शुड बी सिमिलर, शुड बी सिमिलर। ऐसा नहीं कि एक एटम अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है एक एलिमेंट का, और दूसरा एटम अलग दिखा रहा है, तीसरे के कुछ तीसरे प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, उसका ये कहना है कि एक एलिमेंट के चाहे जितने एटम्स ले लो, उनका साइज से प्रॉपर्टीज सब सिमिलर रहती है। तो आपने अगर हाँ एलिमेंट चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बदलेगी। जैसे कि नेक्स्ट देख लीजिए इसका क्या कहना है पोस्टुलेट का। तो सेम जो होते हैं ना एटम, सेम एलिमेंट के, उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या, जैसे कि साइज, उसका मास, मास का मीनिंग क्या है जरा देख लो एक बार। जैसे कि ये 2 ग्राम है, तो ये भी कितना होगा, 2 ग्राम ही होगा। ऐसे नहीं कि एक एटम का मास 2 ग्राम है, दूसरे का 3 है। एलिमेंट के एटम्स सिमिलर होते हैं, चाहे आप साइज देख लो, चाहे आप मास देख लो, चाहे आप उसकी प्रॉपर्टीज देख लो, सब सेम रहता है। थर्ड जो इसका स्टेटमेंट ये कहता है, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, तोड़ा नहीं जा सकता एटम, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मीनिंग देख लो, मतलब लैब में कुछ आपने प्रोसेस किया, लैब ने क्या किया, प्रोसेस, और एटम बना दिया, ऐसा संभव नहीं है। एटम जितने हैं उतने ही है, ना बना सकते हो ना तोड़ सकते हो। तोड़ना मतलब एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको कुछ करके आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय करना भी पॉसिबल नहीं है। ये तो वही लॉ हो गया ना, फिर वही लॉ हो गया कंजर्वेशन का, ना तोड़ा जा सकता है ना बनाया जा सकता है, वही है। ठीक है, तो उसी से आया ये सब चीज। ठीक है,
उसके बाद क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अभी बता दिया आप लोगों को। अब बताना जो फोर्थ पॉइंट है इसका क्या कहना है डाल्टन का। डाल्टन कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जैसे कि गोल्ड का हो गया, आपका सोडियम का हो गया, जो भी आप डिफरेंट एलिमेंट्स लो, उनके जो एटम्स है कंबाइंस इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। ऐसे देख लो, जैसे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम लिया हमने, ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम लिया, तो ये फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होते हैं 2s to 1, और इनसे क्या बनता है, वाटर। अगर आपने इसका रेशियो बदल दिया 2h के साथ 2o कर दिए तो अब वो केमिकल चेंज हो जाएगा H2O2। तो एक फिक्स केमिकल के लिए रेशियो जो है वो फिक्स रहता है 2s to 1, जबकि अगर आपने रेशियो चेंज कर दिया, आपने अगर रेशियो चेंज कर दिया तो आपका केमिकल भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो एक फिक्स केमिकल के अंदर फिक्स रेशियो होता है, केमिकल चेंज होने से रेशियो चेंज हो जाता है। तो ये कहना था डाल्टन के फोर्थ पॉइंट का, फोर्थ पोस्टुलेट का। ठीक है, जब भी केमिकल कंपाउंड बनाओ तो रेशियो फिक्स होती है, चेंज होने वाली नहीं है। जैसे कि वाटर में क्या रेशियो हो गया 2s to 1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या हो गया 2s to 2। रेशियो चेंज किया, केमिकल चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल और, जैसे कि इसमें, जैसे कार्बन के साथ आपने एक ऑक्सीजन लिया तो CO बनता है, जब कार्बन के साथ आपने 2 ऑक्सीजन लिए तो क्या बन जाएगा, CO2। केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन केमिकल रिएक्शंस, तो ये केमिकल रिएक्शन ले लिया आपने, एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज्ड, है ना। दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। बताओ जरा क्या मीनिंग है इसका, क्रिएट नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मैं बताता हूँ, जरा देख लो। तो एक मेरे पास अगर रिएक्शन है ना, एक रिएक्शन ले लेते हैं हम। इनका ये कहना है कि केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग जो है एटम्स जो है सिर्फ रीअरेंज, ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। क्या क्या हो सकता है बताए, कंबाइन कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। या इनका कहना है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो तो वही होता है बस, उसमें या तो सेपरेट होंगे, रीअरेंज होंगे, या फिर आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे कि कोई एक रिएक्शन है, NaCl को, या फिर कोई एसिड ले लेता हूं मैं, जैसे कि CH3COOH, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा देते हैं, तो इससे जो केमिकल रिएक्शन बनेगी वो ये बनती है कि CH3COO Cl बन जाता है, और उसके साथ साथ HCl निकल जाता है। चलो कोई दूसरी रिएक्शन बताता हूँ एक अच्छे से, ठीक है। NaOH NaOH के साथ रिएक्ट कराते एसिटिक एसिड को, CH3COH को, ठीक है। अगर इसको रिएक्ट करा दिया तो क्या क्या होता है जरा देखिए चेंज। जो आपका CH3COO है उसके साथ Na लग जाता है, जबकि जो आपका Na है इसके साथ लग गया तो H जो है किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ, और बन जाएगा HOH। तो ये कहां से आया, बोलो ये कहां से आया, ये आया NaOH से। जबकि ये कहां से आया, बोलो ये भी कहां से आया, NaOH से। तो रीअरेंज हो गया, OH चला गया यहाँ पे, H आ गया यहाँ पे, इस तरीके से Na यहाँ चला गया, और H कहाँ आ गया, इस OH के पास। तो ये बन गया H2O, और ये बन गया CH3COO Na। रीअरेंजमेंट हुआ है बस, देखो क्या हुआ है, NaOH से OH चला गया H के साथ, और NaOH से Na चला गया CH3COO के साथ, तो ये दो टुकड़े में बट गया। एक बन गया CH3COO माइनस, दूसरा बन गया H प्लस, जबकि ये दो टुकड़ों में बना Na प्लस और OH माइनस। इसका माइनस के साथ इसका प्लस जुड़ गया, इसके प्लस के साथ इसका माइनस जुड़ गया, और इस तरीके से रीअरेंज होकर नए दो केमिकल्स बने। तो ये लॉ यही कह रहा है आपको कि आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करो तो उसके अंदर एटम्स जो है सिर्फ कंबाइन, सेपरेट या रीअरेंज कर सकते हो। तो हमारी जो रिस्पेक्टिव ये रिएक्शन थी, इसमें हमने एटम्स को क्या करा है, रीअरेंज, यहां से वहां लेके गए है। एक लिमिटेशन दे रखा है, कुड नॉट बी एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बिल्कुल, ये एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बताता था, बहुत लिमिटेड थ्योरी था, बहुत सारी चीजें नहीं बताता, स्ट्रक्चर नहीं बताता, रिएक्शंस नहीं बताता, बॉन्ड कैसे बनते नहीं बताता, है ना। तो बहुत सारे इसके लिमिटेशंस तो है, लेकिन उस टाइम पे ये थ्योरी बहुत वर्क कर रहा था, और बहुत सारी चीजों पे इसका यूज किया गया था। तो इसीलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो, एक एक वर्ड, क्योंकि एग्जाम में कहीं पर भी तोड़ के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है।
तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। हमने इस तरीके से टोटल 5 केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस पढ़ लिए। जरा एक बार समराइज करते, उसको बताइए क्या क्या लॉस थे, बोल दीजिए फटाफट क्या क्या लॉस पढ़े हमने। सबसे पहले 5 लॉस पढ़े हमने। फर्स्ट लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ विच? कंजर्वेशन ऑफ मास। मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है। कितने लॉज है टोटल? कितने लॉज है टोटल? 5 लॉज है। फर्स्ट बताइए कौन सा है? मास कंजर्वेशन का। सेकेंड बताइए कौन सा है? फिर डेफिनाइट प्रोपोर्शन का, है ना। सेकेंड लॉ कौन सा है? डेफिनाइट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ बताइए कौन सा था? मल्टीपल प्रोपोर्शन का। ये आपको रिवाइज करना है, एक बार एक पेज पेज के शॉर्ट नोट बना लो। फिर उसके बाद फोर्थ लॉ कौन सा था? आवोगाड्रो का। ये गे लुजैक लॉ भी है। कौन सा लॉ है? गे लुजैक्स लॉ। इसी को हमने एवोगाड्रो लॉ बोल के पढ़ा है। और लास्ट में हमने 6th पॉइंट पढ़ लिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ लिया? डाल्टन्स एटॉमिक। इस तरीके से हमने एटम किस तरीके से वर्क करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो पूरी डिस्कस कर ली टोटल 6 पॉइंट्स के अंदर। आपको अच्छे से इसके शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करनी है। अब इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट या एटम्स, एटम्स तो बहुत छोटे होते हैं ना, एटॉमिक मास क्या होता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एटम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एटम का अगर मास नहीं पता आपको तो आप कोई प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर जो है ना, मैटर, मैटर किस चीज से कंपोज होता है बताइए जरा। मैटर, मैटर किससे बनता है बोलो। मैटर आर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। और एटम से अगर मैटर बनता है तो आपको एटम्स की सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए। इवन आपको एटम का स्ट्रक्चर भी बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, जो कि हम सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसका नाम ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप जितना अच्छे से एटम को जान लोगे उतना अच्छे से आप मैटर को एक्सप्लेन कर पाओगे। और मैटर को एक्सप्लेन करना ही केमिस्ट्री का मेन प्रिंसिपल है, केमिस्ट्री उसी से डील करता है। तो इसीलिए उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, जो कि उसका क्या कहलाती है, मास, इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से ध्यान देना और इसकी बहुत प्रैक्टिस करना कि एटॉमिक मास इतना अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि हम इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं और आगे के चैप्टर्स को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास का यहाँ पे डेफिनेशन पहले दिया हुआ मैं पढ़ाता हूँ आपको। देखो क्या है मास जो होता है ऑफ एन एटम, वो क्या होता है, यूजुअली एक्सप्रेस इन यूनिट एएमयू। इससे पहले मैं आपको जरा थोड़ी सी एक चीज बताता हूँ एएमयू से पहले, क्योंकि एटॉमिक मास जो है ना एटम का डिसाइड करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल था। उसके कारण ये है, डायरेक्टली एटम का मास डिसाइड करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि एटम जो होता है ना, देखो क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है कि एटम का हम डायरेक्टली मास निकाल नहीं सकते। एक तो एटम जो होता है ना, इट इज अ वेरी स्मॉल, इट इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल। एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है ये, इसका मास डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हम। बहुत छोटा मतलब इतना छोटा कि बहुत ही ज्यादा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा छोटा होता है, स्मॉल है। दूसरी चीज, इतना स्मॉल है कि इस मास निकालने में क्या दिक्कत है इसका, कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है या इनिशियली नहीं थे। अभी तो है, अभी डायरेक्टली मास को स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके एटॉमिक मासेस निकाले जाते हैं। किसका यूज करके? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से अभी डायरेक्टली एटम के मासेस निकाले जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। कितने स्मॉल में थे आपको जरा समझाता हूँ, देखना। एक आप कार्बन एटम ले लेना, कार्बन का सिंगल एटम, इसका मास जो होता है ना, एक्चुअल अगर हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी के लिए काउंट करें तो उसका मास होगा लगभग लगभग, है ना, 1.99 10 की पावर -23 ग्राम।
आप सोचो कितना छोटा नंबर है, -23 टाइम्स डेसिमल इधर शिफ्ट होने वाला है। अगर मैं एक्चुअल में लिखना चाहूँ तो देखो कितना छोटा होता है, मैं भी लिख के बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इमेजिन हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इतने टाइम्स आपको डेसिमल शिफ्ट करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? इतना कम ग्राम है ये, कितना नहीं के बराबर है ना ये, एक कार्बन एटम का इतना छोटा मास होता है। तो इनिशियली फिर इनके मासेस कैसे काउंट किए होंगे? तो उस टाइम पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि उनके पास तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं था उस टाइम पे, और एटम बहुत छोटा है, तो उन्होंने क्या किया, एटम के मासेस रिलेटिवली कैलकुलेट करना शुरू किया। रिलेटिव मतलब जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे कि पुराने टाइम पे, अभी तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, पुराने टाइम पे तराजू हुआ करता था ना, तराजू, तराजू जानते हो, है ना? रिलेटिवली तोलना होता है किसी चीज, जैसे कि हम शक्कर लेने गए, है ना, किराना स्टोर में, तो वहां पे क्या होता है, एक जगह पे ऐसे आयरन का यूनिट रखा जाता है मास का, और उस यूनिट जितना हमें यहाँ पे जो भी चाहिए, जैसे शुगर चाहिए शुगर दिया जाता है, ग्राउंडनट्स चाहिए ग्राउंडनट्स, ये जो भी आपको नीडेड है वो चीज उसके इक्वल दी जाती है। तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव, क्या बोलते हैं, रिलेटिव काउंटिंग, या रिलेटिव क्या बोलेंगे, मेजरमेंट, रिलेटिव मेजरमेंट से। तो रिलेटिवली मेजर करना मतलब किसी के कंपैरिजन में बताना कितना है। तो साइंटिस्ट लोगों ने भी यही फंडा अपनाया, और उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा, जैसे कि यहाँ यूनिट रेडीमेड है तो इसके अकॉर्डिंग मास काउंट करके दिया, लेकिन एटम के मास निकालने के लिए बहुत छोटा यूनिट बनाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही छोटा यूनिट बनाया। इतना छोटा यूनिट क्या आप देख लो, इतना छोटा यूनिट बनाया उन्होंने, और उस यूनिट का यूज करके फिर उसके अकॉर्डिंग सबके मासेस निकाले। जैसे कि कैसा यूनिट बनाया, उन्होंने क्या किया, कार्बन आइटम लिया एक, है ना, कार्बन का भी C12, एक स्पेसिफिक कार्बन, स्पेसिफिक टाइप का कार्बन है, इसको लिया, ये समझिए पूरा कार्बन आइटम है, ठीक है, और इसको टोटल कितने टुकड़ों में डिवाइड किया, 12 पीसेस में, कितने पीसेस में, 12 पीसेस के अंदर इसको डिवाइड किया। 1 2, ऐसे कितने लाइंस खींचने पड़ेंगे हमें, टोटल 6 लाइंस खींचेंगे तब जाके इसके 12 पीसेस होंगे। 3 4 5 एंड 6, तो ये कुछ 12 पीसेस हो गए। इक्वली बनाना है आपको, वैसे मेरे थोड़े से अनइक्वल बन गए, लेकिन इसमें से जो एक पीस होगा ना, ये एक, इस पीस को उन्होंने माना एटॉमिक मास काउंट करने का यूनिट। इसका शॉर्ट फॉर्म देखना, AMU। व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास काउंट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो यूनिट होता है वो AMU, ठीक है। तो क्या होता है AMU बताइए? एक एटॉमिक मास यूनिट कहां से निकाला गया, कार्बन का C12 एटम जो है ना, उसका 1/12 पार्ट, किसका, कार्बन C12 एटम का 1/12 पार्ट जो होता है वो एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। अब ये बना लिया हमने छोटा सा यूनिट, क्योंकि कार्बन एटम बहुत छोटा है, उसका 12 पीस कर लिया, और उसको हम मान रहे 1 AMU। अब क्या करेंगे, हम किसी भी एटम का मास अगर काउंट करना है तो उसके लिए एक तरफ रख देंगे AMU का छोटा सा यूनिट, ये है ये 1 AMU, और दूसरी तरफ रख देंगे एटम जो भी है आपका। समझो मैंने कुछ कार्बन का एटम रख दिया पूरा, तो बताओ फिर ये टुकड़े कितने रखने पड़ेंगे, टोटल 12, तब जाके एक पूरा कार्बन एटम बनेगा ना। तो फिर हम बोल देंगे कार्बन एटम का रिलेटिव मास जो है वो 12 AMU के टुकड़े के बराबर है। मैंने समझो इधर नाइट्रोजन रख दिया, और नाइट्रोजन के लिए समझा 14 यूनिट्स लगे, 14 यूनिट्स, कौन से यूनिट्स लगे बताओ, AMU। तो हम बोल देंगे नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 यूनिट्स है, और यूनिट का नाम क्या है, 14 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने C12 कार्बन एटम से एटम का रिलेटिव मास काउंट करने के लिए एक यूनिट बनाया, जिसका जो मास होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, एक AMU का मास लगभग लगभग होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि कार्बन के मास के 1/12 होता है। फिर से कार्बन का जितना मास है ना उसको 12 से डिवाइड कर दो, ये नंबर आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का 12 पीस है ये, और इसको हम क्या मान रहे हैं, एक AMU। क्लियर है सभी को? तो ये ग्राम में है। तो इस तरीके से रिलेटिवली मास कैलकुलेट करने का फंडा बनाया गया था।
देखिए ये रहा एटम, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, देखो एटॉमिक मास क्या है, द मास ऑफ एन एटम यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। तो हम उस यूनिट में अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, मैं सिखाऊंगा आपको क्या होता है ये। मॉलिक्यूलर मास की भी बात करेंगे हम, और फार्मूला मास की भी बात करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक मास को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास पढ़ने से पहले एक बार देख लो, मैंने अभी जो चीजें बताई एक बार रिपीट कराता हूँ कि एटॉमिक मास काउंट करने के लिए, एटॉमिक मास जो है वो काउंट करने के लिए हमने क्या बनाया, एक रिलेटिव यूनिट बनाया। क्या बनाया, रिलेटिव यूनिट। किससे बनवाया बोलो, C12 कार्बन एटम जो है उसको कितना, इसका कौन सा पीस लिया, 12th पीस, 12th पीस लिया, और इस 12th पीस को हम क्या मान रहे, 12th पार्ट बोल दो, है ना, पार्ट बोलो, पार्ट, 12th पार्ट लिया और उसको क्या मान रहे हम, 1 AMU। इसका मास कितना है बोलो, 1.67 10 की पावर -24 ग्राम, बहुत छोटा है। और इसके कंपेरेटिवली हर एक आइटम का मास काउंट करने लगे, तो हम फिर उसकी लिस्ट बनाते हैं कि कैसे कैसे मासेस बने, ठीक है। मैं कुछ लिस्ट बना देता हूं आपको, देखना जरा, है ना। मैं यहां पे लिखूंगा एलिमेंट, और यहां लिखेंगे उसका एटॉमिक मास, और किसमें, AMU के अंदर। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट का मास जो है वो 1 AMU के बराबर है। फिर दूसरा लिखेंगे हीलियम, हीलियम, हीलियम का मास जो है वो 4 AMU के बराबर है। उसके बाद तीसरा लिखेंगे हम लिथियम, मैं आपको 10 तक लिखा देता हूँ, 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 10 उस तरफ लिखा देता हूँ। लिथियम के बाद कौन होता है बताइए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जबकि लिथियम का मास होता है 7 AMU, बेरिलियम का मास होता है 11 AMU, बेरिलियम का होता है 9 AMU, इसका होता है 11 AMU, ठीक है, बोरॉन का। फिर इसके बाद कार्बन का होता है, अभी बताया था हमने 12 AMU, और इसी से तो यूनिट बनाया है। फिर नाइट्रोजन का भी मैंने बोल दिया था 14 AMU के बराबर है एटॉमिक मास यूनिट्स के। ऑक्सीजन है वो लगभग लगभग कितने, 16 एटॉमिक मास यूनिट्स के बराबर है। और फ्लोरीन का अकेले का मास कितना आता है, लगभग लगभग 19 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, आपका मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वैसे कि 10 नंबर पे कौन है, फिर आपका नियॉन है, जिसका मास होता है लगभग 20 AMU। फिर आपका 11 नंबर पे कौन है, सोडियम है, सोडियम का मास होता है 23 AMU। फिर 12 नंबर पे कौन है आपका, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मास होता है 24 AMU। फिर उसके बाद 13 नंबर पे कौन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मास होता है 27 AMU। 14 नंबर पे सिलिकॉन, सिलिकॉन का मास कितना होता है 28 AMU। 15 नंबर पे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का मास कितना होगा 31 AMU, है ना। एक और लिखा देता हूँ, जगह है 16। सल्फर नंबर का बताओ कितना होता है, सल्फर का होता है 32 AMU। क्लियर है। तो ये कुछ मासेस है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। एटॉमिक मास यूनिट का वैसे वैल्यू बहुत कम है, कितना, 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। अगर मुझे एक्चुअल में ग्राम में मास चाहिए बेरिलियम, जो कि एक्चुअल में कितना है बोलो, बेरिलियम कितना है 9 AMU, तो आप क्या करो, इसको 9 टाइम्स ले लो, ग्राम में मास पता चल जाएगा आपको। लेकिन उस टाइम पे ये फैसिलिटी नहीं थी, बाद में पता चला कि AMU का मास इतना होता है। या फिर AMU का मास उन्होंने कैलकुलेट किया, लेकिन सबका मास कैलकुलेट करते नहीं बैठे, क्योंकि उस टाइम पे वैसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं था। तो इस तरीके से हम एटम के एटॉमिक मासेस याद करेंगे। इसके लिए ट्रिक है, देखना जिस नंबर का आइटम है आपका, लगभग उसके ट्वाइस आ रहे मैक्सिमम मिलेंट के मास। जैसे कि 2 के ट्वाइस कितना है 4, 3 के ट्वाइस 6 होना चाहिए, एक से बढ़ के बस। 4 के ट्वाइस 9 होना, 8 होना चाहिए, 9 है थोड़ा सा, एक से ऐड होता है कहीं पे। जैसे कि कार्बन का 6 का ट्वाइस कितना है 12, 7 का ट्वाइस 14, 8 का ट्वाइस 16। देखो 9 का ट्वाइस कितना होना चाहिए 18, एक से ऐड है फिर से। ये होता है एवरेज एटॉमिक मास की वजह से। ये देखो ट्वाइस है, लगभग 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 ट्वाइस होता है। 12 का ट्वाइस 24, है ना, सिलिकॉन 14 का ट्वाइस 28, फॉस्फोरस लगभग 30 होना चाहिए, 31 है, सल्फर का तो 32 ही होना चाहिए। तो इसको ट्रिक से याद कर लो।
इसका अच्छे से एक चार्ट बनाना और कहीं पे यूज कर, जहां पे आप स्टडी के लिए बैठते हो ना वहां पे इसको चिपका दो, क्योंकि याद होने चाहिए। और वैसे रटते बैठने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद होते हैं, बहुत यूज करते हैं हम इसको आगे चल के। ठीक है, तो एटॉमिक मास का फंडा समझ गए सब लोग। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास जो है वो रिलेटिवली निकाला जाता था, और रिलेटिव एटॉमिक मास में यूनिट किससे बनाया गया? कार्बन C12 से, जो कि 12 के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एटॉमिक मास का ये फंडा है आपका, मैंने 1 से 16 तक लिखवा दिया आपको। उसके बाद जैसे हमें 20 तक की लगते हैं मैं आगे लिखवा दूंगा, एक दो की जो भी बच गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा सी एटॉमिक मासेस का। तो इस तरीके से एटॉमिक मास तो हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है वो रिलेटिवली कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने देखा। अभी थोड़ा सा एक छोटा सा टर्म है एटॉमिक मास के अंदर, एवरेज एटॉमिक मास। इसकी नीड क्यों है और ये क्यों आया, कैसे आया, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले डेफिनेशन देख लो। वेटेड एवरेज मास ऑफ द एटम्स नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट। देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई एलिमेंट नेचुरली ऑकर करता है तो वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे कि कार्बन। कार्बन देखना नेचर में एक C12 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक C13 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एक C14 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कार्बन के 3 एटम्स होते हैं अलग अलग तरीके के, एक C12, एक C13 और एक C14, और इनको बोला जाता है आइसोटोप्स। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखना इसमें, ये जो 12, 13 या 14 नंबर लिखा हुआ है एक्चुअल में इसका मास है। मतलब कार्बन के कुछ एटम का मास 12 होता है, कुछ का 13 होता है, तो कुछ का 14 यूनिट्स होता है। तो फिर यहाँ पे दिक्कत ये है कि कार्बन का एक्चुअल में मास हम कौन सा कंसिडर करें, और उसीलिए हमने ये टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है एवरेज एटॉमिक मास। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जरा देख लो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखो क्या दे रखा है आपके एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ये। मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप्स। जैसे कि मैंने अभी किसका एग्जांपल बताया था, कार्बन का। वैसे हाइड्रोजन भी होता है, मैं दिखाता हूँ देखो। हाइड्रोजन का एक H1 होता है, एक H2 होता है, एंड एक H3 होता है। इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ट्रिटियम, एंड ये होता है हाइड्रोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से when element we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance percentages occurrence, the average atomic mass of the element can be computed। इस केस में हमें एवरेज मास निकालना है तीनों का मिला के, और वो हमें कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल नीचे दिया गया आपको कार्बन का, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास? तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का। हम क्या करेंगे, सम करते जाएंगे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि इसके 3 आइसोटोप्स है कार्बन के, 1 2 3, लेकिन नेचर में ये इनका परसेंटेज क्या है देखो, लगभग लगभग C12 जो वो 98% एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास अगर 100 ग्राम कार्बन है तो उसमें 98.892 ग्राम जो होगा कौन सा होगा, C12 होगा, क्योंकि उसका परसेंटेज अबंडेंस बहुत ज्यादा है, नेचर में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जबकि दूसरे जो आइसोटोप्स है वो बहुत कम मात्रा में है, नियरली 1% है C13। जबकि C14 वाला जो आइसोटोप है आपका ये वाला, ये नियरली ना के बराबर है, 2 इंटू 10 की पावर कितना है, -के। तो फिर इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है हमारे पास, है एक फॉर्मूला है, उसमें हमें क्या करना है, सम करते जाना है। जैसे कि पहले का परसेंटेज अबंडेंस कितना है बोलो, 98.892 इंटू 98.892, यहाँ पे इंटू करना है। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ प्लस लिखा दिया, यहाँ कर करना आपको इंटू कर देना है। देखो इस तरीके से ये जो एटम है ना इसको इंटू कर दो। इंटू आपको इसके साथ क्या लेना है बोलो, उसका एटॉमिक मास 98 वाले का कितना है 12, डिवाइडेड बाय क्या कर दो 100, फिर इसका समेशन करते जाओ। फिर दूसरे का परसेंटेज अबंडेंस बताओ कितना है 1.108 इंटू, फिर इसका बताओ कितना मास है 13.0 समथिंग है कुछ, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100। फिर थर्ड ऐड करेंगे इसमें, बताओ थर्ड का परसेंटेज कितना है 2 इंटू 10 की पावर -10 इंटू, बताओ मास कितना है 14 बाय 100। इस तरीके से हम इनको क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। इसका फाइनल आंसर निकल के आता है 12.01, जो कि हम कार्बन के लिए एवरेज मास मान के चलते हैं। एवरेज मास उसी आइसोटोप के नियर आता है जिसका परसेंटेज हाई हो। तो देखो इसका एवरेज भी कितना आया 12.1, तो इसीलिए कार्बन का हम किसी C12 का या C13 का मास कंसिडर नहीं कर रहे, और तीनों का मिला के एवरेज कितना कंसिडर कर रहे हैं 12.01।
और हम 0.1 का वैसे नेग्लेक्ट करके 12 मान लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास का। ये रहा आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। देखो ये कैलकुलेट एटॉमिक मासेस एंड एवरेज क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एक C35 आइसोटोप दे रखा है और एक दे रखा है Cl37। दोनों का डाटा देखो क्या है, परसेंटेज अबंडेंस जो है इसकी है 75.77, जबकि इसकी कितनी है 24.23, और मोलार मासेस दे रखे हैं इसका मास। पहले वाले आइसोटोप का मास कितना है, लगभग 34.96, और दूसरे वाले का कितना है, लगभग 36.96। मैं आगे के नंबर्स नहीं कंसिडर कर रहा, ठीक है। फिर इसका एवरेज कैसे निकालेंगे बोलो, एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो सम करते जाएंगे। चलो सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, पहले का परसेंटेज बताओ कितना है, 75.77 इनटू उसका मास कितना है 34.96 डिवाइडेड बाय 100 प्लस दूसरे वाले का परसेंटेज कितना है बोलो 24.23 इनटू उसका मास कितना है, मास कितना है बोलो 36.96 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 100। इन दोनों की जो एडिशन आएगी वो एडिशन लगभग आ जाती है 35.498, नियरली इतनी आती है, मुझे याद है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना ही आएगा निकल के नियरली। तो हम इसको एवरेज मान के चलते 35.5। तो क्लोरीन का मास इसीलिए ना 35 कंसिडर किया जाता है ना 37 कंसिडर किया जाता है, नेचुरली तो ये दो ही आइसोटोप्स है, लेकिन हम उसका एवरेज ले लेते हैं कितना 35.5, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि एटॉमिक नंबर के 12 होना चाहिए। तो 12 क्यों नहीं होता कई बार, क्योंकि उस एलिमेंट्स के क्या एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, आइसोटोप। किसी एलिमेंट का आइसोटोप एग्जिस्ट अगर नहीं करेगा तो उसके एटॉमिक मास के ट्वाइस आता है नियरली उसका। जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, लेकिन उसका मास कितना है उसके ट्वाइस 14 है, क्योंकि इसका आइसोटोप अगर एग्जिस्ट कर भी रहा है तो 7 वाला बहुत ज्यादा परसेंटेज में है। जैसे कार्बन का 12 एटॉमिक मास वाला जो आपका आइसोटोप था वो 98% था, इसीलिए इसके 60 ट्वाइस कितना मास आ रहा था 12 AMU। ठीक है, आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बराबर एटॉमिक नंबर के ट्वाइस मास आ जाएगा। जहां पर भी ट्वाइस नहीं है इसका मतलब उसके क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइसोटोप्स। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये था एवरेज एटॉमिक मास के अंदर कि एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तो कौन सा मास हम कंसीडर करें। तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप क्या कर लो, सबका एवरेज निकाल लो और उस मास को कंसीडर करो। तो मैंने अभी जो आपको लिस्ट लिख के दिया है ना इसमें एटॉमिक मासेस का, मैंने जो लिस्ट बना के दिया आप लोगों को, वो लिस्ट के अंदर जो मासेस मैंने दिए हैं वो कौन से मासेस है बोलो बेटा, एवरेज एटॉमिक मासेस है। तो इस तरीके से हमने एटॉमिक मासेस में और मोलिकुलर मासेस में सबसे पहले तो एटॉमिक मास को पूरा बता दिया मैंने कि एटॉमिक मास जो होता है एक रिलेटिव टर्म है, हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके मासेस लिखा दिए, और जो भी लिखा है मैंने वो क्या लिखा है, डायरेक्टली एवरेज ही लिखा है। एवरेज कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला भी बताया आप लोगों को। अब इसके बाद पढ़ेंगे दो छोटे से टर्म्स, मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास। एक बार मोलिकुलर मास की डेफिनेशन देख लो क्या है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स इन मोलिक्यूल। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो क्या होता है मोलिकुलर मास, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स, है ना, एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके एटॉमिक मासेस का सम मॉलिकुलर मास होता है। मॉलिक्यूल मतलब ऐसा कोई कंपाउंड होता है जो दो या दो से ज्यादा एटम से बने। इसकी एग्जांपल देख लो जरा, जैसे कि मेरे पास H2O है, तो H2O में क्या क्या है बोलो जरा, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। अभी हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का इंडिविजुअल मास तो पता है, इसका कितना है बोलो बेटा, 1 AMU। इसका कितना लिखा था हमने 16 AMU। लेकिन हमें अगर H2O का निकालना है तो सिंपल सा फंडा है, H2O के लिए कौन सा मास निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर। एटम्स के लिए कौन से मासेस निकल के आते हैं, एटॉमिक। तो नाम से ही है मास, जैसे एटम का मास एटॉमिक, मॉलिक्यूल का मास मोलिकुलर। लेकिन निकालेंगे कैसे मॉलिक्यूल का मास, उसके लिए सिंपली आपको सम करना है। किस चीज का सम करना है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होंगे ना, एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल,
जैसे कि H2O मॉलिक्यूल में कौन कौन है, दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। तो एक हाइड्रोजन का अगर एक AMU तो दो का कितना हो जाएगा, बोलो दो का कितना हो जाएगा, 2 AMU। इसका सम करो, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 AMU। तो टोटल अगर मिलाएंगे तो आपके H2O का जो मोलिकुलर मास है वो आ जाएगा 18 AMU। बहुत ही सिंपल टर्म है। क्या करना है, मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट सभी एटम के एटॉमिक मास इसका क्या कर देना है, आपको सम कर देना है। इसके एग्जांपल्स बताता हूं मैं, जरा देखो। इसके एग्जांपल्स करेंगे हम, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आपको फटाफट फटाफट सॉल्व करना है इसको, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिख दिया NH3, एक एग्जांपल लिख दिया मैंने CO2, तीसरा एग्जांपल लिख दिया मैंने CaO, चौथा एग्जांपल लिख दिया मैंने H2O, अभी करा था उसको रिपीट कर लो। पांचवा एग्जांपल दे दिया मैंने SO2, सिक्स्थ एग्जांपल जैसे कि ले लिया हमने HCl, सेवेंथ एग्जांपल ले लेते हम, है ना, NaCl। फिर ना एट्थ एग्जांपल ले लेते हैं CH4, नाइन्थ एग्जांपल ले लेते हैं O3, टेंथ एग्जांपल ले लेते हैं N2। बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करो। जैसे कि एक NO है, फिर 12 नंबर पे ले लेंगे MgO, है ना, कौन सा ले लो, MgO। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स दिए मैंने आपको, इनमें से जिनके मासेस याद नहीं बताऊंगा या टेबल में से दिख के कर लो, ठीक है। चलो NH3 का करते हैं। NH3 का क्या मास होगा बताओ जरा फटाफट। NH3 में क्या क्या है, एक नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन है, जबकि एक नाइट्रोजन का 14 होता है, एक हाइड्रोजन का एक, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 AMU। तो टोटल NH3 का मास कितना होगा, 17 AMU। ठीक है, मैं रफ उधर करता हूं। CO2 में क्या क्या है बताओ जरा, एक C है, दोनों O है। एक C का कितना, 12 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं, AM, 12 AMU प्लस दो का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 बताया ना, दो का कितना हो जाएगा, 32 AMU। टोटल कितना हो जाएगा, 44 AMU। तो 44 AMU इज molecular mass of CO2। सिमिलरली आपको करते जाना है, कैल्शियम ऑक्साइड H2O, SO2, HCl, NaCl, CH4, O3, ये N2 है। उसके बाद NO करो एंड MgO करो, ठीक है ना। आपको पॉज करके पहले ट्राई करना है, फिर मैं इसके आंसर्स आपको बताता हूं क्या होंगे, ठीक है। कर लिया सबने, ठीक है। चलो अभी क्रॉस चेक कर लो। कैल्शियम और ऑक्सीजन का कैसे करेंगे बताओ जरा, कैल्शियम ऑक्सीजन का। कैल्शियम का मैंने नहीं लिखवाया ना, तो कैल्शियम का देखो कितना होता है 20, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो बोलो 20 और 16। कैल्शियम का तो एटॉमिक नंबर 20 है, मास कितना है 14 AMU, 40 AMU सॉरी। बताओ दोनों का कितना होगा, 56 AM, ठीक है, 56 AMU। ये गलती नहीं करनी है, आपको मास ऐड कराना है, नंबर नहीं। कभी कभी गलती से आप नंबर ऐड कर देते, जैसे मेरे से हुई थी, ठीक है। जैसे कि H2 में देखो क्या क्या होता है, दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन, अभी कराया मैंने, 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18 AMU। SO2 में बताओ, बताओ SO2 में कैसे करोगे, है ना। SO2 में कैसे करोगे, SO2 में क्या क्या है, SO2 में एक सल्फर है, दो क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर प्लस 2 ऑक्सीजन। तो एक सल्फर का कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो मास उसके ट्वाइस लगभग लगभग 32, प्लस 2 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, मास है, एटॉमिक नंबर 8 है, उसके ट्वाइस मास, और मास के भी ट्वाइस लेना है क्योंकि 2 बार है, तो ये भी कितना हो जाएगा 32। 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64 है। क्लियर है यहां तक सभी को, ऐसे ही भरते जाना है आपको। HCl का कितना होगा, क्लोरीन का अभी बताया था, एवरेज एटॉमिक मास में कितना है देखो, क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का देखो एवरेज 35.5 है, उसमें मिलाते जाएंगे, है ना। 5.5 में कितना मिलाना है हाइड्रोजन का, एक, तो कितना हो जाएगा 36.5। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, AMU, ठीक है। उसके बाद तुरंत क्या है बताओ, NaCl है। NaCl में सोडियम है, उसके साथ साथ Cl है। सोडियम का मैंने लिखा है था 30, Cl का अभी बताया था 35.5, कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 58.5 AMU। क्लियर है। वैसे इसका हो जाएगा 16 AMU, अभी डायरेक्टली बता दे रहा हूं, आप ऐड कर लेना। इसका O3 का कितना हो जाएगा, एक का 16 है, दो का 32, 3 का कितना हो जाएगा 48, 3 ऑक्सीजन है। फिर N2 का, एक का 14, दो का कितना हो जाएगा 28 AMU। NO का, नो, NO का कितना हो जाएगा
नो, नहीं बताएंगे। बताओ NO का कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना है 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया बोलो 30 AMU। क्लियर है सभी को। उसके बाद बताओ MgO, मैग्नीशियम का 24 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 40 AMU। इस तरीके से आपको ऐड करते जाना है, इसका 24 है, इसका 16 है। क्लियर। तो इस तरीके से ये होता है आपका मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास, एटम का एटॉमिक मास। इसके बाद हमें कौन सी टर्म पढ़नी है, बोलो कौन सी टर्म पढ़नी है हमें इसके बाद। हमने पढ़ लिया एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, फिर एवरेज एटॉमिक मास का यूज करके मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया एटम का ऐड कर करके। लास्ट में एक छोटी सी टर्म दे रखी है फॉर्मूला मास, इसको अच्छे से समझ लो एक बार डेफिनेशन देखो। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, उसको बोलते हैं हम आयनिक या फॉर्मूला मास। देखते हैं जरा, देखो इधर, ये मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही है, बस दिक्कत इतनी है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली केमिस्ट्री के अंदर आपको बेसिकली दो टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे, एक मिलेंगे कोवलेंट और दूसरे मिलेंगे आयनिक। कोवलेंट मतलब जिनमें शेयरिंग होती हो इलेक्ट्रॉन की, क्या होती हो शेयरिंग। और आयनिक मतलब जिनमें ट्रांसफर होता हो इलेक्ट्रॉन, ए से बी ट्रांसफर। तो जनरली पाया गया कि कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, अपने मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कोई HNaCl के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो HCl ऐसा एक फॉर्मल यूनिट बन जाता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में ऐसे नहीं, जैसे कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, Cl माइनस और Na प्लस बन गया, तो NaCl मिलकर एक यूनिट नहीं बनता, लेकिन इसका 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे, NaCl के आजू बाजू में टोटल 6Cl लग जाते हैं, फिर 6Cl के आजू बाजू में 6Na लग जाते हैं, ऐसा इसका 3D कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड का जनरली फॉर्मूला डिफाइन करते हैं कि ये किन किन से बना है, Na प्लस एंड Cl माइनस से। NaCl से नहीं बना ये, क्योंकि इसमें NaCl नहीं है, Na के साथ 6Cl है, Cl के साथ 6Na है, 3D केज बनता है इसका। तो आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला डिफाइन कर देते हैं किस कैटायन से एंड किस एनायन से बना है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड के लिए क्या किया जाता है, उनका यूनिट बताया जाता है कि ये HCl यूनिट से बना है। तो इसलिए इनको फार्मूला मास नहीं बता सकते। कौन सा मास बताएंगे, मॉलिक्यूलर मास। और क्योंकि ये फॉर्मूले में रहते हैं तो इनका कौन सा मास नहीं बता सकते, मॉलिक्यूलर मास। इनके लिए क्या बताएंगे, फॉर्मूला मास। निकालने का मेथड एक ही है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के एटॉमिक मासेस का सम कर दो, फॉर्मूले में प्रेजेंट एटम के एटॉमिक मासेस का सम कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, फार्मूला मास। इतना याद रखो, फार्मूला मास किन के लिए होता है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, याद रहेगा किन के लिए होता है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। एग्जांपल्स करेंगे इसके, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं आयनिक कंपाउंड के, जैसे कि Na। आपको कैसे पता चलेगा आयनिक इक्विवेलेंट, अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में सारी चीजें आएंगी, तो उस टाइम पे आप कैपेबल हो जाएंगे, आप देख देख के बता देंगे कि कौन आयनिक है कौन कोवेलेंट है, तो उस टाइम पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल, मैं सिखा दूंगा वो चीज। ठीक है, तो NaCl है, MgO है, LiCl है, जैसे कि NaF है, और एक लास्ट एग्जांपल करते हैं आयनिक कंपाउंड का KCl का। इन सबका सम करके देखिए, फिर से वही है, जिन जिन आयन से या जिन जिन एटम से बना है उनका क्या कर दो, सम कर दो। जैसे कि सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, अभी बताया था मैंने, ये कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम। अब बताओ MgO में मैग्नीशियम का 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, ये कितना हो जाएगा 40 ग्राम। बताओ LiCl में लिथियम का कितना होता है, अभी लिखा था, लिस्ट चेक करो एक बार। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है, 3 के तो 6, लेकिन इसका होता 7 है आइसोटोप की वजह से। तो 35.5 मिला दो, कितना आ जाएगा, 35 में 7 मिला दो, कितना हो जाएगा बताओ, 5, 7 और 5 कितना 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42.5। सिमिलरली NaF का, सोडियम का कितना है 23, फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका होता है 19, तो कितना हो जाएगा बताओ 42। फिर से ये भी कितना हो जाएगा 42, ये 42.5 है। इसके बाद बताओ KCl का,
पोटेशियम का जो होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 19 है, इसका लगभग मास होता है 39, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो कितना आ जाएगा 5 4, ठीक है 7, 74.5 ग्राम। देखना 5 9 और 4 कितना, 9 और 5 कितना होता है 14, 4 रेस टू 1 7, 74.5। सिमिलर करना है, बस एटम के मासेस याद कर लो, नहीं याद है लिस्ट यूज कर लो इनिशियली, जैसे जैसे आप आगे सीखते जाओगे आपको लिस्ट याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके पहले हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अब तक जितने हमने सारे टर्म्स कर रखे हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लो अच्छे से, और एक होमवर्क के क्वेश्चन लिखो। आपको इसका निकाल के लाना है, इस आयनिक कंपाउंड का आपको निकाल के लाना है CaCl2 का फॉर्मूला मास, और एक कोवेलेंट कंपाउंड है जैसे कि CO3 का भी क्या निकाल के लाना है आपको, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है।